हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर रिवॉल्यूशन। दिस इज मयूरी कश्यप। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा क्रैश कोर्स का सीरीज चल रहा है। तो आज क्रैश कोर्स के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी का स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक है बच्चों? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। हमने पढ़ लिया कैसे फूड का डाइजेशन होता है, किस तरह से हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव होते हैं, कहाँ पे कौन से सर्कुलेशन के थ्रू किस तरह से उन फूड का यूज होता है, सर्कुलेटरी पाथवेज हमने देखा, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नाउ बच्चों, आज के सेशंस के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे एनसीईआरटी का ह्यूमन फिजियोलॉजी का स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है बच्चों, तो उससे पहले एक बार मैं अपने टीम के बारे में बता दूं। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे आईएनए रिवॉल्यूशन की टीम है, जिसमें विष्णु श्रीमल सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, राज गौतम सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, रजनीश चौधरी सर केमिस्ट्री, एंड मैं मयूरी कश्यप मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे बच्चे। शुभम सर भी आने वाले कुछ समय में आपके साथ जुड़ जाएंगे। ये हमारे आईएनए रिवॉल्यूशन की टीम है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन टीम है, आईआईटीज की टीम है। सारे लोग आईआईटी से पास आउट हैं। एंड बच्चों, मैंने एमएससी कर रखा है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ बच्चों, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया है ना। बच्चों, आज के सेशंस के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो चलिए इसको वापस से हम जिस मोड में हम पढ़ते हैं उस मोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, है कि नहीं। सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ ये समझना है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है बच्चों रिमूवल ऑफ। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल। किसका रिमूवल? वेस्ट मटेरियल का। हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल का रिमूवल एक्सक्रीशन कहलाता है। लेकिन बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि वेस्ट मटेरियल मतलब कैसा वेस्ट मटेरियल? तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे नाइट्रोजिनस वेस्ट का रिमूवल। नाइट्रोजिनस कैसे वेस्ट का रिमूवल क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। रिमूवल किसका? नाइट्रोजिनस वेस्ट का। हमें वेस्ट का देखना है हमें। सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं और किस तरह से वो हमारे बॉडी से एलिमिनेट होते हैं, ये हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले तो ये हम देखते हैं कौन कौन से वेस्ट हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस किस तरह के वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले, animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water and ions like sodium, potassium, chloride, phosphate, sulfate, etc. either by metabolic activities or by other means like excess ingestion। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम बात किसकी करेंगे? एनिमल्स की ही बात करेंगे। तो एनिमल्स जो है बच्चों, ये क्या एक्यूमुलेट करता है? अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, ये सारे जो देख रहे हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तीनों के तीनों क्या है बच्चे लोग? ये तीनों के तीनों नाइट्रोजिनस वेस्ट है। ये क्या है बच्चों? दीज ऑल आर नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो ये एनिमल बॉडी में इकट्ठा होते जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है ना, वाटर भी बनते हैं, कुछ आयंस भी, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, ठीक है, सल्फेट, ये सारे आयंस एनिमल्स में एक्यूमुलेट होते रहते हैं। अब कैसे होते हैं? तो हमारे बॉडी में हमने इससे पहले जितने भी प्रोसेसेस पढ़े, डाइजेशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, या हमने सर्कुलेशन पढ़ा है, तो बेसिकली सारे जो एक्टिविटीज हो रही थी ऑल आर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इन्हीं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, इनमें क्या होता है? रिएक्शंस होते हैं। तो ये जो सारे के सारे रिएक्शंस हैं, इन सारे के सारे रिएक्शंस से जो मटेरियल्स बन रहे हैं वो इकट्ठा होते जा रहे हैं। दीज ऑल आर वेस्ट मटेरियल, जिनका रिमूवल हमारे बॉडी से नेसेसरी है, जरूरी है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहे हैं वो वेस्ट ही हो। तो कुछ जो वेस्ट है उनका नाम हमने यहाँ पे मेंशन करा हुआ, ये इकट्ठा होते जाते हैं और इनका रिमूवल जरूरी है हमारे बॉडी से। ना नेक्स्ट बात करते हैं, या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से फॉर्म हो रही, या किसी अदर मीन से भी फॉर्म होते हैं, जैसे एक्सेस इंजेक्शन, अगर आप ज्यादा खाते हो तो उनसे भी ये फॉर्म होता है ना।
these substance have to be removed totally और partially। तो इनका रिमूवल या तो पूरी तरह से या पार्शियली बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चों, जरूरी है, नेसेसरी है। सो दीज सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव्ड, क्या, टोटली और पार्शियली, पूरी तरह से या पार्शियली रिमूवल भी क्या है, जरूरी है ना। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन। तो इस चैप्टर में बच्चों हम यही डील करने वाले हैं कि पहले तो ये कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, ये हमने देखा भी हुआ है, कुछ कुछ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस, ये किस तरह से एक्यूमुलेट होते हैं, ये सारा प्रोसेस हमने देखा हुआ है। नाउ इनको एलिमिनेट कैसे किया जाएगा हमारे बॉडी से, ये हम आज देखने वाले, पढ़ने वाले हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंस विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजिनस वेस्ट। स्पेशली जैसा कि मैंने बोला, नाइट्रोजिनस वेस्ट का रिमूवल कैसे होता है, ये इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। मेनली एक्सक्रीशन का मतलब ही क्या होता है, मेनली बच्चों एक्सक्रीशन का मतलब ही होता है, ध्यान से देखिएगा, क्या होता है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। पहले ही मैंने बताया क्या होता है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट का रिमूवल ही क्या कहलाता है स्टूडेंट, एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है ना। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, पहले ही मैंने बताया, ये देखो यहाँ पे मेंशन करा था ना, ये क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है। तो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर दी मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट का ये क्या है बच्चों, मेजर फॉर्म है। सो एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल, ठीक है, कैसे, एनिमल्स ही नहीं एक्सक्रीट आउट करते हैं। सो अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। अब बच्चों जैसे तीन तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट हम मेजर देख रहे हैं, कौन कौन सा, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। इनमें सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है बच्चों, अमोनिया होता है, मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। कहां पे लिख दे, चलो इसको क्लियर करते हैं, पहले थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ, कहां पे थे हम लोग, यहाँ पे थे, ठीक है, तो यहां तक रहने देते हैं। ध्यान से अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस पॉइंट को मेंशन करके लिखते हैं, क्या लिखना है हमें, कि अमोनिया सबसे ज्यादा, ये आपको दिख रहा है इधर बच्चों, यहाँ दिख रहा है ना, हाँ, अमोनिया की बात करें तो ये जो है नाइट्रोजिनस वेस्ट है, पहले ही मैंने बताया, और ये क्या है, मोस्ट टॉक्सिक, सबसे ज्यादा क्या होता है बच्चों, ये टॉक्सिक होता है, मोस्ट टॉक्सिक। एंड आफ्टर दैट अमोनिया, अमोनिया के बाद दूसरा आ जाता है बच्चे लोग, इसके बाद यूरिया एंड सबसे कम यूरिक एसिड। सो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर दी मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स, जिसमें से अमोनिया जो है इज दी मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। क्यों, क्योंकि इसके रिमूवल के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट एलिमिनेशन। मतलब इसके एलिमिनेशन के लिए बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो Whereas यूरिक एसिड की बात करें तो बीइंग द लीस्ट, मैंने बोला ना यूरिक एसिड क्या है बच्चों, लीस्ट टॉक्सिक है। यूरिक एसिड क्या है बच्चे लोग, लीस्ट टॉक्सिक है, बहुत ही कम टॉक्सिक होता है, और इसके रिमूवल के लिए लीस्ट टॉक्सिक है, कैन बी रिमूव विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। मतलब इसमें वाटर का लॉस बहुत 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 ही क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यानी अमोनिया के रिमूवल में वाटर का बहुत ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट वाटर की बहुत ज्यादा है रिमूवल के लिए। एंड इन केस ऑफ यूरिक एसिड बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है, तो बच्चों इसमें वाटर का लॉस क्या होता है, कम होता है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ना। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, अमोनिया को रिमूवल, अमोनिया के रिमूवल का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बच्चों अमोनोटेलिज्म, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमोनिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। मेनी जैसे कि बोनी फिशेस, ठीक है, बोनी फिशेस हो गए, एक्वाटिक एम्फीबियंस हो गए, एम्फीबियंस, ठीक है, एक्वाटिक इंसेक्ट्स हो गए, एंड आर अमोनोटे। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ये कहीं ना कहीं वाटर में रहने वाले हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। क्यों, क्योंकि अमोनिया के रिमूवल के लिए मैंने बताया आपको बच्चों, वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अमोनिया किसमें फॉर्म हो रहा है, अमोनिया फॉर्म हो रहा है जो एक्वाटिक यानी एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर रह रहे हैं, वाटर बॉडीज में रह रहे हैं, उनमें अमोनिया आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। सो मेनी बोनी फिशेस, जैसे कि बोनी फिशेस हो गए, एक्वाटिक एम्फीबियंस हो गए, एक्वाटिक इंसेक्ट्स हो गए, इनमें हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो है ये कैसे अमोनोटेलिक है इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है, एक्सक्रीट अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। एक्सक्रीट क्या, अमोनिया, एक्सक्रीट अमोनिया
एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सक्रीट क्या करते हैं बच्चे लोग, अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। चलो दिख रहा है, क्लियर है ना। अमोनिया एज इट इज रीडली सॉल्युबल, अमोनिया की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया रीडली सॉल्युबल है एंड इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डाइल्यूशन अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू दी गिल सरफेस। आपको पता है ना, मतलब इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, डाइल्यूट होना चाहिए। सो डाइल्यूट फॉर्म में ही ये क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है, बहुत भारी मात्रा में वाटर चाहिए। सो अक्रॉस बॉडी सरफेसेस और थ्रू गिल सरफेसेस, फिश में गिल सरफेसेस के थ्रू। एज अमोनियम आयन, किस फॉर्म में होता है, तो एज अमोनियम आयन। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल, मतलब अमोनिया के रिमूवल में किडनी का कोई रोल नहीं होता है। नाउ टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशंस की बात करें, अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का तो चलो वाटर का डिमांड फुलफिल हो जाएगा। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहते हैं, उनमें क्या होता है बच्चों, नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि यूरिया, थोड़ा इसे कम। क्यों, क्योंकि टेरेस्ट्रियल बॉडीज हैं, ऑब्वियस सी बात है इतना वाटर नहीं मिल पाएगा जितना एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के पास है कि नहीं। अब भले ही उनका कंपोजिशन पे बेस्ड है बहुत सारे फैक्टर, तो उनके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे समझिए जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, एंड यूरिक एसिड जो कि जिसमें लीस्ट अमाउंट रिक्वायरमेंट है वाटर का फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्या बच्चे लोग, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। नाउ द मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैराइन फिशेस मेनली एक्सक्रीट क्या, यूरिया एंड आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। यानी बहुत सारे ऐसे बेसिकली मैमल्स हैं, बहुत सारे ऐसे टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे रहने वाले एम्फीबियंस है, मैराइन फिशेस है जो कि क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया, और जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूरियोटेलिक। जो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे उन्हें हम बोलेंगे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, जो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे वो यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एक्सक्रीट करेंगे उसे क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक। सो अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, मतलब हमारे बॉडी में ये पढ़ेंगे, एक साइकिल चलता है ऑर्निथिन साइकिल, किस तरह से यूरिया का फॉर्मेशन होता है वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ समझिए मेनली क्या होता है बच्चे लोग कि हम जो टेरेस्ट्रियल यानी मैमल्स है या बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं या बेसिकली मैराइन फिशेस है, इनमें क्या होता है जो अमोनिया बनता है उस अमोनिया का क्या होता है, उस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, यूरिया में, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के जरिए। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस के जरिए। सो अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड। कहाँ रिलीज कर दिया जाता है, ब्लड में, जहां से पे ये फिल्टर होगा, जहां पे फिल्टर होगा एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। किडनी के थ्रू क्या होता है, फिल्टर। अमोनिया के रिमूवल में किडनी का कोई रोल नहीं है, यूरिया के रिमूवल में किडनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animal to maintain a desired osmolarity। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट में, पूरा यूरिया रिमूव नहीं होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया रह जाता है ताकि उसके कंसंट्रेशन ऑस्मोलैरिटी को क्या कर सके, मेंटेन करके रख सके। ठीक है, नाउ रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट एक्सक्रीट क्या, नाइट्रोजिनस वेस्ट एज क्या, यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल्स भी है, रेप्टाइल्स की बात तो नहीं करते, मैमल्स की बात करते, ज्यादा सही रहेगा। चलो रेप्टाइल्स भी है, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स नहीं, मैमल्स की बात, सॉरी, हम बात कर रहे थे बर्ड्स। ठीक है, तो रेप्टाइल्स भी हो गया, बर्ड्स भी हो गया। ठीक है, बर्ड्स का, रेप्टाइल्स का भी आपने देखा होगा, लिजार्ड को तो देखा ही होगा। जब चिपकली का जो वेस्ट मटेरियल होता है अगर आप देखो तो सॉलिड पेलेट जैसा होता है, एकदम सॉलिड होता है। सॉलिड क्यों होता है, जस्ट बिकॉज कि उनके रिमूवल के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती है, तो ठीक है वो हार्ड होता है, तो पेलेट के फॉर्म में रिलीज करते हैं। स्नेल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, एक्सक्रीट क्या, नाइट्रोजिनस वेस्ट एज यूरिक एसिड एंड इन द फॉर्म ऑफ क्या, पेलेट, सॉलिड फॉर्म और पेस्ट विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, और उसे हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल्स। यानी बच्चों ऑन दी बेसिस जितना भी हमने पढ़ा है, यहां तक हमने जितना भी पढ़ा है, इस बेसिस पे कुछ कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे,
ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग, यहाँ पे नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन कौन से होते हैं, जल्दी जल्दी से हम लिखते हैं बच्चे लोग। नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन कौन से होते हैं? तो नाइट्रोजिनस वेस्ट बच्चे लोग 3 होते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 अमोनिया, अमोनिया, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाता है बच्चे लोग? यूरिया। और तीसरा कौन सा हो जाता है? यूरिक एसिड। इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जानने हैं? इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जानना है? तो नंबर 1, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है? अमोनिया, ठीक है, मोस्ट टॉक्सिक, सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो हम सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, क्या हो जाएगा बच्चे लोग? मोस्ट टॉक्सिक। फिर हम बात करें यूरिया, मतलब टॉक्सिक होता है बट अमोनिया से क्या होता है? बेसिकली कम होता है, मतलब लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया, लेस टॉक्सिक कम एज कंपेयर्ड टू क्या? अमोनिया, कंपेयर टू अमोनिया, ठीक है। उसके बाद यूरिक एसिड की बात करें तो ये क्या होता है? लीस्ट टॉक्सिक होता है। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों यहां पे लिख देंगे रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर रिमूवल। रिमूवल के लिए क्या चाहिए? भारी मात्रा में वाटर चाहिए। और इन दोनों में अगर बात किया जाए तो क्या हम लिखेंगे? रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, रिक्वायर, requires less amount of water, less amount of water as compared to अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के कंपैरिजन में इनमें क्या चाहिए? कम वाटर चाहिए। तो ये जो है मेनली आपको किसमें देखने को मिलता है? मेनली यहाँ पे स्टार मार्क कर देंगे। मेनली बच्चों ये आपको किसमें देखने को मिलता है? एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। मेनली सीन इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। किसमें देखने को मिलता है बच्चों? एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में। ये हमें किसमें देखने को मिलता है? एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में। और इन दोनों की बात करें तो ये हमें किसमें देखने को मिलता है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। ये इनका एडेप्टेशन है। यहां तक हम लोगों ने देख लिया कि कितने तरह के नाइट्रोजिनस वेस्ट है, मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट, और उनमें कौन से टॉक्सिक होते हैं, कौन से टॉक्सिक नहीं होते हैं। इन लीस्ट टॉक्सिक होते हैं, तो टॉक्सिक तो ऑफकोर्स सब होते ही हैं, बट लीस्ट टॉक्सिक कौन सा होता है, नहीं होता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया है। नाउ बच्चों आगे बात करते हैं। सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का सर्वे किया गया तो देखा ये गया कि एनिमल किंगडम के अंदर अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिले, विच मीन्स इसका मतलब क्या है कि लोअर ऑर्गेनिज्म में एक अलग तरह का सिंपल स्ट्रक्चर्स देखने को मिला, सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। हायर ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जैसे कि किडनी हो गया, ये देखने को मिला। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। सो इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट these structures are simple tubular forms, whereas vertebrates have complex tubular organ. vertebrates में अगर बात करें तो उनमें आपको complex tubular organ देखने को मिला, that is kidney। मतलब एनिमल्स में ये देखा गया, सर्वे किया गया कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। Some of these structures are mentioned here। कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पे दिया भी हुआ है, जैसे कि प्रोटोनेफ्रीडिया या बोलिए फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटाहेलमिन्थेस यानी फ्लैट वॉर्म्स, एग्जाम्पल प्लेनेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते चलेंगे बच्चे लोग प्लेटीहेलमिन्थेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको मैच करने से क्वेश्चन देता है, ठीक है ना। मैच दी फॉलोइंग करके इसका क्वेश्चन देगा। प्लेटीहेलमिन्थेस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या लिखेंगे बच्चों? फ्लेम सेल या बोलेंगे प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। प्रोटोनेफ्रीडिया या हम क्या बोलेंगे बच्चों? फ्लेम सेल्स। प्रोटोनेफ्रीडिया और क्या हो जाएगा बच्चों? फ्लेम सेल्स।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सम एनालिड्स, कुछ एनालिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेट में क्या हो जाएगा, एम्फिऑक्सिस। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे अनदर पॉइंट, एनालिड्स, एनालिड्स, ठीक है, यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, एनालिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, यहां तक आपको दिख रहा है ना क्लियर बच्चों, यस, सिफेलोकॉर्डेट। इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इनमें आपको एम्फिऑक्सिस, ये भी आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, आफ्टर दैट प्रोटोनेफ्रिडिया की बात करें स्टूडेंट्स, तो प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरीली कंसर्न विद आयोनिक, मतलब प्रोटोनेफ्रिडिया का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन अगर पूछा जाए तो इसका काम क्या होता है, आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करना, यानी ऑस्मो रेगुलेशन करता है, यानी आयन और वाटर के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम होता है। तो यहां पे हम इसके बारे में लिखेंगे कि प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया का क्या फंक्शन होता है, तो यहां पे सिंपली लिखेंगे बच्चे लोग, कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पे लिखेंगे कि इट मेंटेन्स, क्या, इट मेंटेन्स आयंस एंड वाटर कंसंट्रेशन। ठीक है, इट मेंटेन्स आयन एंड वाटर कंसंट्रेशन, आयन और वाटर के कंसंट्रेशन को ये क्या करता है बच्चों, मेंटेन करता है। नाउ नेफ्रिडिया आर दी ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, नेफ्रिडिया जो है ये क्या है, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है, किसके, अर्थवॉर्म के। अनदर हम लोगों ने देखा बच्चे लोग, फिर मैं कलर चेंज कर लूं, क्या देखा हम लोगों ने, यहाँ पे देखिएगा प्लेटेहेलमिन्थेस का प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, एनालिड्स का कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, एम्फिऑक्सिस। उसी तरह अगर हम बात करें अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है बच्चे लोग, तो नेफ्रिडिया। अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, तो दैट इज नेफ्रिडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा बच्चे लोग, नेफ्रिडिया। आगे देखते हैं अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स, इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, नेफ्रिडिया है, ये ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। नाउ नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव, ये किसमें हेल्प करता है, रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस। अगेन ये किसमें हेल्प करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन में, जैसा कि प्रोटोनेफ्रिडिया कर रहा था, ये भी किसमें हेल्प करेगा बच्चों, ऑस्मो रेगुलेशन में। ठीक है, नाउ मालपीजियन ट्यूबुल, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स। ज्यादातर इंसेक्ट्स की बात करें बच्चे लोग, तो ज्यादातर इंसेक्ट्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या हो जाता है, मालपीजियन ट्यूब्यूल, मालपीजियन ट्यूब्यूल। बच्चों ये जो मैं लिखवा रही हूं ऐसे ही नहीं लिखवा रही हूं, अलग से इसलिए लिखवा रही हूं क्योंकि आपको इन में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे ही करते हैं एनसीईआरटी, जब भी आप नोट्स बनाइए इसी तरह से एनसीईआरटी में साइड में लिख दीजिए, रिवाइज करते टाइम में आपको पूरा ना पढ़ना पड़े, बस यही पोर्शंस पढ़ना पड़े। ठीक है, सो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स ये आपके क्या है, इंसेक्ट्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कुछ इंसेक्ट्स के। नाउ मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग, जैसे कि कॉकरोच। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल आप कॉकरोच ले सकते हैं। नाउ मालपीजियन ट्यूब्यूल हेल्प इन द रिमूवल ऑफ, ये भी किस में हेल्प करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल में हेल्प करता है। अगेन ऑस्मो रेगुलेशन, यानी आयन को बैलेंस, आयन के कंसंट्रेशन को बैलेंस करके रखने में भी हेल्प करता है। नाउ एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इज क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स। इनमें कौन सा ग्लैंड होता है, एंटीनल ग्लैंड, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चे लोग एंटीनल ग्लैंड बोलिए इसे, या ग्रीन ग्लैंड बोलिए, एंटीनल ग्लैंड, या इसे हम और क्या बोलेंगे बच्चे लोग, ग्रीन ग्लैंड। ये एक्सक्रीटरी ग्लैंड किसमें प्रेजेंट होता है, तो बच्चे लोग क्रस्टेशियन, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है प्रॉन, तो यहां पे हम लिख लेते हैं क्रस्टेशियन, एग्जांपल में लिख लीजिएगा प्रॉन। ठीक है, सो ये सारे आपके क्या है बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग एक्सक्रीटरी सिस्टम। ना इसके बाद सो यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया, इसका मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। ठीक है ना बच्चे लोग, अभी तक मैंने पीडीएफ शेयर किया नहीं है, सारे चैप्टर्स का मैं एक साथ आपको शेयर कर दूंगी एनसीईआरटी का। ठीक है ना, आगे बात करते हैं बच्चे लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए ध्यान से, क्लियर दिख रहा होगा, एक बार मैं देख लूं कि लाइट मोड में ज्यादा बढ़िया दिखता है, हाँ स्ट्रक्चर तो लाइट बोर्ड में ज्यादा अच्छा दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं बच्चों, पहले हम इसको समझ लेते हैं, यहां से भी आपको क्लियर दिखेगा ही, क्योंकि ये ज्यादा क्लियर होता है, इसके जो लिखे वाले पार्ट हैं वो ज्यादा क्लियर होते हैं ना।
ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हमें बात करना है। हमने मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीटरी सिस्टम्स देख लिए कौन कौन से होते हैं। हम पढ़ रहे हैं मेनली ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो हम बात करेंगे यहाँ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, आपको 2 किडनी मिलेगा, है ना, 2 किडनी यानी पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, ये जो आप देख रहे हो दिस इज यूरेटर, ये भी आपको हर किडनी से यूरेटर निकल रहा है ना। इस तरह से यहाँ पे एक किडनी और यहाँ पे दूसरा किडनी, और इन दोनों से क्या हो रहा है, आपका यूरेटर इस तरह से निकल रहा है। अब एक बड़ा छोटा मैंने बना दिया है, कोई बात नहीं। 1 पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर अगर आप देखो तो ये क्या है, एक ही है, इस तरह से होगा, ठीक है। कैसा होता है, यूरिनरी ब्लैडर, नाउ यूरेथ्रा, और एक आपका क्या होगा बच्चे लोग, यूरेथ्रा होगा, ठीक। तो ये आपके एक्सक्रीटरी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये स्ट्रक्चर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी एक पेयर किडनी का, यानी 2 किडनी, 2 यूरेटर, एक यूरेथ्रा, और एक आपका क्या हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। अब किडनी आर रेडिश ब्राउन, किडनी कैसा होता है, जो ह्यूमन का किडनी है बच्चों याद रखिएगा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है बच्चे लोग, रेडिश ब्राउन कलर का, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, बीन शेप्ड। ये अगर आप देखो तो कैसा, इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, दिस इज, ये जो देख रहे हो आप कैसा है, दिस इज बीन शेप। कैसा होता है स्टूडेंट, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिस एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, मतलब इनके बीच में क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट है। क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के डॉर्सल इनर वॉल से, डॉर्सल मतलब क्या होता है, पीछे का सरफेस है ना, से के पास में प्रेजेंट होता है, मतलब दैट रीजन, इस रीजन में हम बेसिकली बोल सकते हैं ना। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स, हर किडनी का जो बेसिकली लेंथ पूछा जाए तो कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ होता है, और 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस होता है, ठीक है ये। एंड एवरेज वेट अगर आपसे पूछा जाए तो 120 से 170 ग्राम आपका क्या होता है, किडनी का वजन होता है, वेट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, मतलब पहली चीज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स आएंगे ये देख लिया, उसमें किडनी भी आएगा, किडनी बीन शेप्ड का, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लेंथ, विड्थ और थिकनेस हमने देख लिया। इसके वेट की बात करें तो 120 ग्राम, 120 से 170 ग्राम ऑन एन एवरेज होता है, ठीक है। नाउ टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच, जिसे क्या बोला जा रहा है, हाइलम। अगर आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखो तो ये जो किडनी आप देख रहे हो, इसके इनर सरफेस में ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है ना, नहीं किया मेंशन, चलो कोई बात नहीं, ये प्रेजेंट, और ये देखो ये डॉर्सल अयोटा बोला जा रहा है इसको। नाउ तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हाइलम। जो किडनी होता है ना, टुवर्ड द सेंटर, सेंटर के टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस, अंदर के कॉन्केव सरफेस के तरफ, अंदर के कॉन्केव सेंटर के तरफ, ठीक है, इज अ नॉच, एक नॉच प्रेजेंट होता है, एंड दैट नॉच इज कॉल्ड बच्चों लोग हाइलम, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइलम, थ्रू विच यूरेटर, जहां से ये अगर आप देखो इसी नॉच से यूरेटर यहां से निकल रहा है ना, इसी नॉच से, यहां तो क्लियर दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे देखो इसी नॉच से क्या निकल रहा है, यूरेटर निकल रहा है। ब्लड वेसल्स एंड नर्व इंटर, जहां से ब्लड वेसल्स और नर्व्स क्या करते, इंटर करते, ठीक है। नाउ इनर टू दी हाइलम, हाइलम के अंदर बढ़े, ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस, ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस होता है, एंड दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं बच्चे लोग, रीनल पेल्विस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, इसमें रीनल आर्टरी, रीनल वेल, तो रीनल पेल्विस रीजन विथ प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको, जिनमें आपको प्रोजेक्शंस देखने को मिलेगा, यहाँ एक किडनी का दिखाया भी है, चलो यहां तक रहने देते हैं, हाँ ठीक है। आगे स्ट्रक्चर्स देखेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस किडनी के क्या प्रेजेंट है, हाइलम। इस हाइलम से क्या निकल रहा है, इस हाइलम से यहाँ से क्या है, यूरेटर, ब्लड वेसल्स, ये सारे पास कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। इनर टू दी हाइलम ब्रॉड फनल शेप का क्या जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड बच्चे लोग रीनल पेल्विस। उसमें बड़े सारे आपको क्या मिलेंगे, प्रोजेक्शंस मिलेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड कैलिसेस, ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल, जो बाहर का लेयर है किडनी का जो आउटर लेयर है, ये किसका बना है, टफ कैप्सूल का बना है। ये देखो दिस इज पेल्विस, ये जो है ना फ्लैश शेप का जो हम बात कर रहे हैं। नाउ
द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल, इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन, दो जोन्स होते हैं, पता ही है आपको बच्चों, आउटर बाहर वाले को कॉर्टेक्स रीजन और अंदर वाले को मेडुला रीजन, आउटर कॉर्टेक्स और अंदर वाले को मेडुला रीजन, ये दो रीजन्स होते हैं। एंड मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस, और अगर आप मेडुला को देखो तो ये छोटे छोटे कॉनिकल मासेस में क्या है, डिवाइडेड है, छोटे छोटे क्या है बच्चे लोग, कॉनिकल मासेस में डिवाइडेड है। नाउ मेडुलरी पिरामिड, एंड दैट छोटे छोटे मासेस को हम क्या बोल रहे हैं, मेडुलरी पिरामिड। ये जो आप देख रहे हो पिरामिड जैसा है ना, इस तरह से देखो, इस तरह से, तो पिरामिड जैसा, तो इसे मेडुला रीजन में तो मेडुलरी पिरामिड बोल रहे हैं। नाउ प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस, और जिसमें आपको इस तरह का प्रोजेक्शंस देखने को मिल रहा है, कैलिसेस यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने बना दिया दिस वन। नाउ सिंगल को कैलिक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन दी, जो कॉर्टेक्स होता है वो कहां से कहां एक्सटेंड करता है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड मेडुलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम्स, एंड उसे बोल रहे कॉलम ऑफ बर्टीनी। अगर आप देखो ये रीनल कॉलम जो कॉर्टेक्स है, ये वाला रीजन क्या था, कॉर्टेक्स रीजन है ना, और ये जो रीजन आप देख रहे हो दिस इज मेडुला रीजन, जहां पे आपको ये मेडुलरी पिरामिड मिल रहा है। ये कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है आगे चल के क्या फॉर्म कर रहा है, रीनल कॉलम्स, दिस वन, एंड इसे क्या बोला जाता है बच्चे लोग, कॉलम ऑफ बर्टीनी बोला जाता है। बड़े सारे कॉलम है तो इन सबको मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉलम ऑफ बर्टीनी। ईच किडनी हैज नियरली क्या 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसे बोला जा रहा है नेफ्रॉन। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो बच्चे लोग, इसमें अगर आप क्लियर, यहाँ पे तो मेंशन नहीं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, मतलब हर किडनी में बच्चे लोग आपको मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन बोलेंगे। और नेफ्रॉन की बात करें तो इट इज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चर, इसका अलग से हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है ना बच्चे लोग, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, इसमें बहुत सारे होते हैं इसके इनसाइड। नाउ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसका बोला जाता है बच्चे लोग, किडनी का, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। विच आर फंक्शनल यूनिट, ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट, हर नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, दी ग्लोमेरुलस और दूसरा जो होता है रीनल टिब्यूल, ग्लोमेरुलस एंड रीनल टिब्यूल। दी एफरेंट आर्टरियोल, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ब्लड फ्रॉम दी ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय इफरेंट। देखो बच्चों, ये जो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है ना, जब ब्लड आता है किडनी में, ठीक है, नेफ्रॉन के पास, तो ये जो ग्लोमेरुलस के पास जो ब्लड लेके आता है दैट इज एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, रीनल आर्टरी है, यहाँ पे मेंशन दिया है या नहीं दिया है, ये रीनल कैप्सूल दिया है, रीनल कॉलम, कैलिसेस यहाँ पे दिया है, ठीक है, ओके, मेडुलरी पिरामिड है, कॉर्टेक्स है, रीनल वेन, रीनल पेल्विस, यूरेटर, रीनल आर्टरी। देखो रीनल आर्टरी, तो अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी से हम क्या बोल रहे हैं, एफरेंट, तो यही जो है यहां से जो है ब्लड लेकर के ग्लोमेरुलस को देगा, और ग्लोमेरुलस में जाकर के फिर फिल्टर होगा, जो वेस्ट जो होंगे ब्लड से वो चले जाएंगे आगे के सिस्टम में। जैसा कि हमने बोला 2 पार्ट है ना नेफ्रॉन के, कौन कौन सा, ग्लोमेरुलस और रीनल टिब्यूल, तो रीनल टिब्यूल में एंट्री ले लेगा, और रेस्ट जो होंगे इफरेंट आर्टरियोल से बाहर चले जाएंगे, बॉडी को भेज दिए जाएंगे, इफरेंट आर्टरियोल। ना बच्चों, द रीनल टिब्यूल बिगिन विथ अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। रीनल टिब्यूल कहां से स्टार्ट होता है, तो बिगिन विथ अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम बोल रहे हैं बच्चे लोग वोमेन्स कैप्सूल। क्या बोल रहे हैं, वोमेन्स कैप्सूल, विच इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, जो कि किसको इनक्लोज करता है स्टूडेंट्स, ग्लोमेरुलस को। ग्लोमेरुलस अलोंग विथ वोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड क्या, मालपीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल्स, उसे हम क्या बोलेंगे, मालपीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल्स। The tubule continues further to form a highly coiled network, क्या बोला जा रहा है, proximal convoluted tubule, या इसे ही हम बोलते हैं बच्चे लोग PCT। आगे बात करते हैं, देखिए यहां ये वाला जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं दैट इज PCT। अगर इसको एक बार फिर से मैं समझा दूं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बच्चों, दिस इज ऑफ नेफ्रॉन, ये किसका स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैंने क्या बता, 2 पार्ट होते हैं, एक ग्लोमेरुलस और इसके बाद वाला जो पोर्शन दिस इज रीनल टिब्यूल। तो यहाँ जब ब्लड आता है, ब्लड जब आता है तो एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड यहाँ आएगा और ग्लोमेरुलस इसको फिल्टर करेगा, वोमेन्स कैप्सूल में भेज दिया, और जो फिल्टर कर रहा है मतलब जो वेस्ट मटेरियल वो यहाँ चले जाएंगे, बाकी के वापस से बॉडी को भेज दिए जाएंगे थ्रू इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। और उसके बाद ये चला गया तो ये आगे चल के ये जो वोमेन्स कैप्सूल है वो लंबा सा
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बोलता जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी। एंड देन आफ्टर दूसरे तरफ पैरेलली इसके कौन सा होता है डीसीटी, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दोनों का अलग अलग फंक्शन है, पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और ये नीचे की तरफ क्या कर रहा है, डिसेंड कर रहा है, तो इसे ये पीसीटी के बाद ये इस तरह से जो लूप बना रहा है, तो ये जो नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा है इसे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप बोलेंगे। एंड जो ऊपर की तरफ असेंड कर रहा होगा दिस वन, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप। दोनों के अलग अलग फंक्शन है। ये क्या है, हेनलेज लूप है बच्चों, ठीक। और ये आपका वाजा रेक्टा, और ये बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये पूरे के पूरे ऑर्गेनाइज्ड है, ये सबका अपना अपना एक फंक्शन है। क्या क्या फंक्शंस हैं, तो बच्चों हम जैसे कि इनका फंक्शंस तो हमने बता दिया आपको, क्या ब्लड को लेके आता है नेफ्रॉन के पास, और ये ब्लड जो भी फिल्टर्ड ब्लड को क्या करता है, लेके जाता है बॉडी के पास वापस, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, एक एक करके इनका फंक्शन समझते हैं। नेक्स्ट ये देखो, अब ये बन गया है मालपीजियन बॉडी। मालपीजियन बॉडी मैंने अभी बताया आपको किसको बोलते हैं, देखिए ध्यान से, अ हेयर पिन शेप्ड हेनलेज लूप। हेनलेज लूप जो बना है ना, असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब है ना, तो हेयर पिन हेनलेज लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, यानी पीसीटी के बाद डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब आता है, जो हमने अभी जस्ट ऊपर डायग्राम में देखा, विच हैज अ डिसेंडिंग एंड एन असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। दोनों के अलग अलग अपोजिट एंटागोनिस्टिक फंक्शंस होते हैं। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीसीटी, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। इस तरह का स्ट्रक्चर जो हमने देखा दैट इज डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और वो आगे चल के कलेक्टिंग डक्ट फॉर्म करता है। और डीसीटीज ऑफ मेनी नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटीज एक साथ मिल जाते हैं इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब, जिसे बोला जाता है बच्चे लोग क्या, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। क्या बोला जाता है बच्चे लोग, कलेक्टिंग डक्ट। ओके, क्लियर है ना। मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस, ज्यादातर जो इसमें होते हैं वो क्या कर जाते हैं, कन्वर्ज कर जाते हैं एंड ओपन होते हैं किसमें, रीनल पेल्विस में, थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन दी कैलिसिस, ठीक है। नाउ द मालपीजियन कॉर्पसल्स, मालपीजियन कॉर्पसल्स और क्या हो गया, पीसीटी एंड डीसीटी, ग्लोमेरुलस प्लस वोमेन्स कैप्सूल, है ना, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, मालपीजियन बॉडी। So Malpighian corpuscle, PCT, DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney. किडनी का दो रीजन हमने देखा था, कॉर्टेक्स और मेडुला, तो ये सब कौन से रीजन में, कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक है। Whereas the loop of Henle dips into the medulla, और loop of Henle जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप था वो कहाँ डिप हो जाता है, मेडुला रीजन में। सो इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन, ज्यादातर नेफ्रॉन में क्या होता है, जो लूप ऑफ हेनली है, लूप ऑफ हेनली इज टू शॉर्ट, बहुत ही क्या होता है बच्चों, छोटा होता है, शॉर्ट होता है, एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, और मेडुला में बहुत ही कम जो होता है क्या करता है, एक्सटेंड करता है। सच नेफ्रॉन को बोला जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि ज्यादा पार्ट कॉर्टेक्स रीजन में। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनली इज वेरी लॉन्ग, बहुत ही लंबा होता है, और मेडुला रीजन में बहुत लंबा एक्सटेंड करता है, एंड रन डीप इनटू द मेडुला, उसे हम बोलते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए किस तरह से एफरेंट और इफेरेंट आर्ट्रियोल में एक चीज मैं बता दूं, ये ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, थिक होता है इन कंपैरिजन टू इफेरेंट आर्ट्रियोल, ठीक। क्यों, क्योंकि इसको ब्लड बहुत सारे एक्चुअली यहाँ पे तो क्या हो जाता है, इसको प्रेशर के साथ इधर फ्लो करना है, तो ये थिक होता है, वॉल्यूम कम होगा तभी तो प्रेशर ज्यादा होगा। यहाँ पे ब्लड आ रहा है, फिल्टर हो गया और यहाँ से पास डाउन हो गया, बॉडी को भेज दिया गया, ठीक है। सो ये आपका सिस्टम है, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन से थिक होते हैं, कौन से थिन होते हैं ना। इसके बाद कहां पे हम लोग थे, हाँ, जक्स्ट्रा मेडुलरी, अगर ज्यादा डिप होगा तो ना द इफेरेंट आर्ट्रियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म ऑफ फाइन कैपिलरी नेटवर्क, फाइन कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म करता है, एंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड क्या बोला जाता है बच्चे लोग, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, इसे क्या बोला जाता है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। माइन्यूट वेसल्स ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेनलेज लूप, इसका जो कुछ वेसल्स होता है ना वो हेनलेज लूप के पैरेलल रन करता है, ठीक है, फॉर्मिंग अ यू शेप्ड वैजा रेक्टा, जो मैंने अभी आपको दिखाया था इस तरह से, वैजा रेक्टा एकदम पैरेलली हेनलेज लूप के रन करता है। वैजा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो वैजा रेक्टा होता है वो होता भी है, किसी किसी में नहीं भी होता है, होता भी है तो कैसा होता है, काफी रिड्यूस्ड होता है, ठीक है, सिंपल। नाउ यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो लेट्स सी कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है।
आगे बात करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड बात करते हैं। देखिएगा बच्चे लोग, यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेसेस, 3 मेन प्रोसेस होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के। क्या क्या? नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो ग्लोमेरुलस था वहां पे फिल्टर हो रहा है ना, तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। नाउ दूसरा क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। जो डक्ट्स है पीसीटी, टीसीटी, वहां डीसीटी, वहां पे क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम पीसीटी में होगा रीएब्जॉर्प्शन। देन सिक्रीशन that take place in different part of the nephron. secretions भी होता है reabsorptions, and यहीं पे लिख लेंगे क्या बच्चे लोग, secretion अलग अलग पार्ट में होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप समझिए, फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। फिल्टरेशन जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो किसका होता है, ब्लड का। मैंने बच्चों पहले ही आपको समझाया, क्या समझाया है, कि जो ब्लड है वो कैसे आ रहा है, मतलब एफरेंट आर्ट्रियोल क्या कर रहा है, ब्लड को लेके आ रहा है। एफरेंट आर्ट्रियोल जो है ये क्या कर रहा है, ब्लड को लेकर के आ रहा है और ग्लोमेरुलस को दे रहा है कि नहीं। सो वहीं पे क्या होता है, फिल्टरेशन होता है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। सो बेसिकली क्या होगा बच्चे लोग, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, जो कि विच इज कैरीड आउट बाय ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। तो ये होता कहाँ है, ये होता है फिल्टरेशन ग्लोमेरुलस में, एंड दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ऑन एन एवरेज क्या होता है बच्चे लोग, 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। यानी पर मिनट, हर मिनट में कितना, 1100 से 1200 ml जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है। ठीक है, विच कंस्टिट्यूट कितना, रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। मतलब जो कि कितना होता है, जो हमारा हार्ट पंप कर रहा है सिर्फ उसका कितना, 1/5% in a minute. So the glomerular capillary blood pressure cause filtration of क्या, blood through 3 layer, 3 लेयर से। कैसा, सबसे पहला एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर यानी ग्लोमेरुलस का जो एंडोथेलियम है वहां से ब्लड वेसल्स, द एपिथेलियम ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, देन वुमेन्स कैप्सूल के एपिथेलियम से, एंड तीसरा अ बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज, इन दोनों के बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उनके बीच 2 लेयर्स। तो एपिथेलियम सेल्स ऑफ वुमेन्स कैप्सूल को बोला जाता है पोडोसाइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो वुमेन्स कैप्सूल का जो एपिथेलियम सेल है उसे क्या बोलते हैं बच्चों लोग, पोडोसाइट्स आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर। कैसे अरेंज होता है, इंट्रिकेट मैनर, ताकि लीव सम माइन्यूट, ताकि उनमें कुछ स्पेसेस रहे तभी तो फिल्टर हो पाएगा, एंड कॉल फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स, जिनके थ्रू क्या होता है, फिल्टरेशन होता है। नाउ ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन that almost all the constituent of plasma except the protein pass into the lumen of women's capsule। यानी ब्लड से क्या हो जाता है, प्लाज्मा को छोड़ करके, प्रोटीन को छोड़ करके, ठीक है ना, हमने कल ही पढ़ा था ब्लड में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो इतने अच्छे से क्या होता है, फिल्टर होता है इन स्लिट पोर्स के थ्रू कि दीज मेम्ब्रेन्स दैट ऑलमोस्ट कंस्टिट्यूट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट क्या, उसमें क्या नहीं होंगे, प्रोटीन नहीं होंगे, पास इनटू द ल्यूमेन ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसे क्या बोला जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस बोला जाता है, सिंपल। तो यहाँ पे तो फिल्ट्रेशन हुआ ग्लोमेरुलस में। नाउ आफ्टर दैट देखिएगा बच्चे लोग, ध्यान से समझिएगा। देखिए, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, मतलब जो फिल्टर हो गया है, फिल्टर होने के बाद जो बचा है, प्रोटीन तो नहीं रहे, तो उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट, हर मिनट में जितना फिल्ट्रेट फॉर्म होता है उसे बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, यानी GFR। क्या बोलते हैं, GFR। एंड GFR इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली कितना, 125 ml पर मीटर, दैट इज 180 लीटर पर डे। यानी GFR एक हेल्दी इंडिविजुअल में बात करें तो इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 125 ml पर मिनट होता है, दैट इज एक दिन में 180 लीटर होगा। ठीक है, यहां पे इसमें कंफ्यूज नहीं करना, यहां ml है, यहां लीटर है, ठीक है ना। नाउ द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरीड बाय कौन सा, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस apparatus, दैट इज कॉल्ड JGA। यहां पे मेंशन है
JGA स्पेशल सेंसिटिव रीजन formed by cellular modification कहां पे? in the distal convoluted tubule यानी DCT and the afferent arteriole at the location of their contact. क्या होता है? A fall in GFR can activate the juxtaglomerular cell जो कि क्या रिलीज करेगा? रेनिन। यहाँ पे रेनिन का स्पेलिंग RENIN है। जब डाइजेशन पढ़ा था तो वहां पे क्या था? RENNIN। ठीक है, मैंने गलत भी कर दिया था तो बोला था बच्चों एक बार चेक कर लेना। ठीक, सो रेनिन विच कैन स्टिमुलेट, किसको स्टिमुलेट करेगा? ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को एंड देयर बाय GFR बैक टू नॉर्मल। मतलब इस तरह का कोई डिसबैलेंस होता है। तो नाउ अ कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे, कितना? 180 लीटर पर डे विद दैट ऑफ यूरिन रिलीज्ड, कितना? 1.5 लीटर, सजेस्ट दैट नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज टू बी, मतलब बन तो रहा है 180 लीटर लेकिन रिलीज कितना हो रहा है? 1.5 लीटर। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि 99% जो फिल्ट्रेट बन रहा है हैज टू बी रीअब्सॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल्स क्या कर रहे हैं? उसको रीअब्सॉर्ब कर ले रहे हैं, तभी तो 180 लीटर बन रहा है और रिलीज कितना हो रहा है? सिर्फ 1.5 लीटर, है कि नहीं? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्सॉर्प्शन। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों इसे हम बोलते हैं रीअब्सॉर्प्शन। द ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल इन डिफरेंट क्या सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव या पैसिव मैकेनिज्म, किसी भी मैकेनिज्म से रीअब्सॉर्ब करते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज की बात करें, एमिनो एसिड की बात करें, सोडियम एक्सेट्रा, तो इन दी फिल्ट्रेट प्रेजेंट है तो क्या होगा? रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली, एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होता है कहां? PCT। ठीक है, वेयर एज द नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे कि यूरिया हो गया आर एब्सॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। कैसे एब्सॉर्ब होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट से। तो रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो, वाटर का भी रीएब्सॉर्प्शन होता है पैसिवली इन दी क्या? इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है बच्चों, अब आगे इसके बात करते हैं। क्या होगा? ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन के दौरान द ट्यूबुलर सेल सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक क्या? H+, K+ एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। ठीक है बच्चों, मतलब यूरिन फॉर्मेशन के दौरान जो ट्यूबुलर सेल्स है, ट्यूबुलर सेल्स वो क्या सिक्रीट करते हैं? जैसे कि H+, K+, अमोनिया, किस में? फिल्ट्रेट में। सो द ट्यूबुलर सिक्रीशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एसिड बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। मतलब बेसिकली ये जो सिक्रीशन है वो क्या करते हैं? हम बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन को, आयरन के कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने का क्या करते हैं? काम करते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के क्या फंक्शंस है इसके बारे में एक एक करके हम समझते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स? ध्यान से देखिएगा सारे लोग, क्या है फंक्शंस ट्यूब्यूल के? लेट्स सी। सबसे पहले बात करते हैं PCT यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT। तो PCT इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। PCT जो होता है ये लाइन होता है कैसे? बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से, विच इंक्रीजेस द ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। आपको पता होगा बच्चों ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है। सो विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीअब्सॉर्प्शन, रीअब्सॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट। ठीक है, नाउ PCT क्या करता है? ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द pH को भी मेंटेन कर रहा है, आयनिक बैलेंस को भी, ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ क्या? हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या? HCO3 माइनस फ्रॉम इट। उसके बाद अनदर बात करते हैं हेनलेज लूप। इनकी बात करें तो रीअब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज मिनिमम। सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन अगर पूछा जाए कहां होता है तो हेनलेज लूप पे, ascending and descending। ठीक है, however this region play a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid। the descending limb of loop of Henle is permeable to water। जो descending limb है, limb of loop of Henle is कैसा होता है? water के लिए permeable होता है but almost impermeable to electrolyte। देखो इसको फिर से समझो। जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनली का, हम लोग डिसेंडिंग और असेंडिंग दो पढ़ा है ना। सो डिसेंडिंग लिम्ब है जो लूप ऑफ हेनली का, जो ऊपर से नीचे जा रहा है,
वाटर के लिए परमिएबल होता है बट इनपरमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और मैंने बोला था कि असेंडिंग ठीक इसका उल्टा होता है, यानी दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट। पहली चीज ये किस चीज में हेल्प करता है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट जैसे इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है, पानी कम है, तो कंसंट्रेट हो गया ना, सॉरी बच्चों, परमिएबल टू वाटर, वाटर के लिए परमिएबल है, अरे मैं सही तो बोल रही थी, यहां पे क्या हो रहा है, वाटर के लिए परमिएबल है बट इम्परमिएबल है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसके कारण क्या होता है, कंसंट्रेट हो जाता है फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन, जैसे जैसे वो नीचे जाता है, एंड देन द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल, अब वाटर उसमें नहीं आएगा, अब क्या आएगा, बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट के ट्रांसपोर्ट को वो क्या करेगा, अलाउ करेगा और पैसिवली, देयरफॉर द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट को पास कर दिया जाएगा ऊपर एंड इट गेट डाइल्यूटेड, वहां जाके क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि अब वाटर तो आएगा नहीं ना, इम्परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड। अब आ जाते हैं डीसीटी। क्या है डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, मतलब जब रिक्वायर्ड होगा, जरूरत होगा तब होता है। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, सोडियम एंड वाटर का, टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट। डीसीटी इज आल्सो कैपेबल ऑफ क्या, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3- एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन एंड NH3 टू मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस ऑफ द ब्लड। सिंपल, देखो बच्चों इसका बहुत ही लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है। अभी तो मैं आपको लाइन बाय लाइन इसलिए रीडिंग बता रही हूँ बच्चों, रीडिंग में ज्यादा तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते क्योंकि मैं चाहती हूँ एक दिन में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो, क्योंकि नीट एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम है नहीं अभी बच्चों। तो अगर आपको प्रॉपर क्लास चाहिए तो बच्चों चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे 11th का चैप्टर चल रहा है, तो वो पार्ट बाय पार्ट में मैं आपको क्लियर समझाऊंगी कि एक्चुअली में यहाँ क्या होता है, ठीक है ना। तो वहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक। नाउ ये थोड़ा सा पेचीदा प्रोसेस भी है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आ जाता है पढ़ने में। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखो जो पॉइंट मैंने बताया, अब आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलो पीसीटी डीसीटी तो समझ ही रहे होगे, ये पूरा इसमें दिख भी नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। ये वाला आपका पीसीटी और दिस वन इज डीसीटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप देखो जो फिल्ट्रेट आया तो यहां से ये क्या सिक्रीट कर रहा है, H+, K+, हमने देखा था ना पीसीटी, और यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। सो ये देखिए किस तरह से यहाँ पे जा रहे हैं H+ और NH3 और यहाँ से रिमूव हो रहा है H2O, ठीक है। अब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप में वाटर के लिए तो क्या है, परमिएबल है, तो वाटर को यहाँ पे भेज देगा, ठीक है, इस रीजन में, और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल नहीं है, ठीक। तो इसके कारण ये कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, पता है ना, वही तो मैं बता रही थी, जो सॉल्यूट अगर ज्यादा है, वाटर अगर कम है, तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ऊपर गया इस असेंडिंग लूप में, अगेन क्या होगा, वाटर के लिए ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग, इम्परमेबल हो जाएगा, है कि नहीं, और इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट कराएगा, तो इलेक्ट्रोलाइट्स देखो यहाँ भेज रहा है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट। अब डाइल्यूटेड यूरिन जाएगा किसमें, डीसीटी में। यहाँ पे भी अगेन क्या होगा, कंडीशनल एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन सोडियम का होगा, है ना। सो बेसिकली ये वाला पोर्शन, एंड देन बहुत सारे मिल जाएंगे, तो कलेक्टिंग डक्ट फॉर्म हो जाता है एंड देन पास डाउन हो जाता है। यही जो प्रोसेस है ये चलते रहता है, इसका डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे हमारे सीरीज, जो हमारा सीरीज चल रहा है उसी में। तो कलेक्टिंग डक्ट की बात कर देते हैं, कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, कहां से एक्सटेंड कर रहा है, किडनी के कॉर्टेक्स से स्टूडेंट्स, हाँ कहां से, दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला, ठीक। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक। मतलब ज्यादा अमाउंट में जो वाटर है वो क्या होता है, रीअब्सॉर्ब होता है, रीअब्सॉर्ब इस रीजन से टू प्रोड्यूस क्या, कंसंट्रेटेड यूरिन। दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, ये जो सेगमेंट है वो क्या अलाउ करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया के पैसेज को इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप क्या, ऑस्मोलैरिटी, बैलेंस को मेंटेन करके रखने के लिए। दिस प्ले अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ क्या, pH एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय द सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ क्या, H+ एंड K+
आयन, जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है बच्चों, सो ये आपका था यूरिन फॉर्मेशन का, जिसमें हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से कौन कौन से सेक्शंस में कहाँ कौन एब्जॉर्ब करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, किस तरह से मेंटेन होता है बेसिकली अनायन कटायन बोलिए, ऑस्मोल रेगुलेशन किस तरह से होता है, वाटर का बैलेंस कैसे होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। नाउ मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट का मैकेनिज्म देखिए। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन, मैमल्स के पास ये एबिलिटी है कि वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। द हेनलेज लूप एंड वेजा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस, जो हेनलेज लूप है और जो वेजा रेक्टा याद करो, जो इफेरेंट आर्टरियोल जो था वो हेनलेज लूप के पैरेलल एक फॉर्म कर रहा था, है ना, दैट इज वेजा रेक्टा। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म अ क्या काउंटर करंट मैकेनिज्म, एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट। सो द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्ब ऑफ वेजा रेक्टा इज ऑल्सो, ये भी क्या रहता है, इन अ काउंटर करंट पैटर्न, मतलब अपोजिट, जैसे कि हमने हेनलेज लूप में देखा था बिल्कुल वैसा ही कैसा होता है, वेजा रेक्टा में भी होता है। सो द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड वेजा रेक्टा एज वेल एज काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग क्या, एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, दैट इज फ्रॉम कितना 300 osmolator in the cortex to about 1200 millismolator in the inner medulla. This gradient is mainly caused by, कैसे होता है भाई, NaCl and urea, and NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop which is exchange with the descending limb of vasa recta, जो कि exchange हो जाता है, and NaCl को फिर वापस रिटर्न कर दिया जाता है कहाँ, इंटरस्टिशियम by the ascending portion, क्योंकि अपोजिट होता है ना डिसेंडिंग से, ये बिल्कुल अपोजिट काम करता है vasa recta. Similarly, a small amount of urea enter the thin segment of the ascending limb of Henle's loop, which is transported back to the interstitium fluid by the collecting tubule, वापस से भेज दिया जाता है। So the above described transport, मतलब एक भेज रहा है तो दूसरा उसको ले रहा है, एक निकाल रहा है तो दूसरा ले रहा है, इससे बैलेंस मेंटेन रह रहा है। ठीक है, so the above described transport of substance facilitated by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta, और इसे हम बोलते हैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म। एक दूसरे का जो अपोजिट इफेक्ट है इसे हम बच्चों क्या बोल रहे हैं, काउंटर करेंट मैकेनिज्म। ठीक है, ये जो होता है दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये जो मैकेनिज्म है किसमें हेल्प कर रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। देखिए यहां अगर आप देख रहे हो तो ये देखिए यहां पे मेंशन किया हुआ है एक दूसरे का इफेक्ट पूरी तरह से, ये आपका, और ठीक इसके पैरेलल आपका क्या है, हेनलेज लूप है। ठीक, यहां देखो यहां से अगर NaCl निकल रहा है ना, ये देखो, क्योंकि याद होगा अभी जस्ट मैंने बताया है वो जो डिसेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वाटर के लिए परमिएबल होता है कि नहीं, उसी तरह असेंडिंग लिम्ब की बात करें इम्परमिएबल वाटर के लिए होता है, परमिएबल इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है। तो यही मैकेनिज्म यहाँ पे दिख रहा है ना, इन सब जगहों पे। ठीक है, और वाजा सॉरी एक मिनट बच्चों, थोड़ा मैं पानी ले लूं। ठीक, नाउ आगे बात करते हैं इसके बाद। तो ये तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, और इसके बारे में बच्चों अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए आपको प्रॉपर क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें लाइन बाय लाइन बस उसको समझाते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, नाउ सॉरी आगे बात करते हैं। सो इन दी मेडुलरी इंटरस्टिशियम जो हमने पहले पढ़ा है, द प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन एन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, देयर बाय कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट को जो है वो क्या कर देता है, कंसंट्रेट कर देता है। यही जो वेजा रेक्टा और हेनलेज लूप का कॉम्बिनेशन है। सो ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली कितना 4 टाइम कंसंट्रेटेड दैन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। ठीक,
नाउ आ जाते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी किस तरह से फंक्शन करता है, तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। The function of the kidney is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving the क्या hypothalamus, juxtaglomerulus apparatus and to a certain extent the heart। ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। नाउ ऑस्मो रिसेप्टर इन दी बॉडी, जो बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट कैसे होता है, बाय चेंज इन दी ब्लड वॉल्यूम। ब्लड के वॉल्यूम में कोई चेंज आता है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाता है एक्टिवेट। सो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम कहां से कहां, बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर। इन रिसेप्टर को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है, विच स्टिमुलेट दी हाइपोथैलेमस, जो कि हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा तो ताकि वो क्या रिलीज करे, रिलीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन विच इज ADH और वेसोप्रेसिन। ठीक है, ब्लड वेसल्स को डायलेशन कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करता है। बेसिकली आपको पता होगा हॉर्मोन्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में भी पढ़ेंगे। सो फ्रॉम दी न्यूरो हाइपोफाइसिस जो कि रिलीज होता है ADH या वेसोप्रेसिन बोलिए। सो ADH फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन, कहां से, फ्रॉम दी लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स, देयर बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, डायूरेसिस से बचाता है। एंड इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, क्या होता है, कैन स्विच ऑफ दी ऑस्मो रिसेप्टर। अगर आपके बॉडी में क्या बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया ब्लड का, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया है, तो क्या होगा, ये ऑस्मो रिसेप्टर को स्विच ऑफ कर देगा एंड सप्रेस दी ADH रिलीज। ठीक है, ताकि टू कंप्लीट दी फीडबैक। ADH कैन ऑल्सो अफेक्ट, ADH जो है ये किसको अफेक्ट कर सकता है, अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट। जैसे मैंने बोला ना ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है। सो ऑन ब्लड वेसल्स दिस कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड अब वॉल्यूम कम करेगा तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना। सो एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा एंड देयर बाय GFR। ठीक है, Now, the JGA play a complex regulatory role। जो juxtaglomerulus apparatus है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। A fall in glomerular blood flow या glomerular blood pressure can activate क्या, juxtaglomerular cells to release renin। पहले हमने पढ़ा renin, RENIN, which convert क्या angiotensinogen in blood to angiotensin and 1 and further to angiotensinogen 2। Then angiotensin 2 being a powerful vasoconstrictor, ये क्या है, बहुत ही पावरफुल vasoconstrictor है। यहां पे बात कर रहे थे, हाँ क्या है, पावरफुल कहा चले गए, vasoconstrictor है कौन, एंजियोटेंसिनोजेन 2। इंक्रीज दी ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, तो ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा एंड देयर बाय GFR। फिर एंजियोटेंसिनोजेन 2 जो है ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स, फिर ये फर्दर एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा टू रिलीज क्या, अल्डोस्टेरॉन। क्या रिलीज करने के लिए, अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन कॉज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ क्या, सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। ठीक है, एंड दिस ऑल्सो लेड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR। इसके कारण भी ब्लड प्रेशर और GFR बढ़ जाएगा। सो दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज, इसे हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, क्योंकि पहले स्टिमुलेट होगा, रेनिन रिलीज होगा, फिर वो एंजियोटेंसिनोजेन 1 2 रिलीज करेगा, है कि नहीं। सो ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा। नाउ an increase in blood flow to the artery of the heart can cause the release of ANF, atrial natriuretic factor, heart release करता है। So ANF can cause vasodilation, ये vasoconstriction कर रहा था। ADH तो ये क्या करता है, डायलेट करता है ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाए। So dilation of blood vessel and thereby decrease the blood pressure, blood pressure क्या हो जाएगा, घट जाएगा। And ANF mechanism therefore act as a check on the renin angiotensin mechanism, ये एक चेक है। ठीक है, so नाउ अब आ जाते हैं बच्चे लोग मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या है, तो यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन, यूरिन जो कहां से फॉर्म हो रहा है, नेफ्रॉन से, इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर, है ना। यूरिन, नेफ्रॉन ने यूरिन बनाया और ये अब कहां पे आएगा बच्चे लोग, ये आएगा आपका इधर से, ये थोड़ा सा बना रही हूँ रफ स्ट्रक्चर है, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ यहां देखिएगा, अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब इस तरह से जो आया था ना, और ये रीजन, दिस रीजन, ये आपका, ये कैसा हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, वेयर इट इज स्टोर्ड टिल अ वॉलेंट्री सिग्नल, मतलब
ये आपके कंट्रोल में होता है, जब चाहो तब आप इसको एक्सक्रीट आउट कर सकते हो, अदरवाइज बहुत ही दिक्कत होगा बच्चों, है ना। अगर ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहा तो कहीं भी कभी भी कुछ भी हो जाएगा। सो वॉलेंट्री सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये वॉलेंट्री सिग्नल कौन देता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि भाई रिफ्लेक्स आ रहा है मतलब इसको एक्सक्रीट आउट करो, और तभी भी नहीं करोगे तो क्या ही होगा बच्चों। सो दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये सिग्नल कैसे होता है? तो यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच आउट होता है एंड इट गेट फिल्ड विथ यूरिन, पूरी तरह से यूरिन से भर जाता है। सो इन रिस्पॉन्स स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द सीएनएस, सीएनएस को सिग्नल भेजता है फिर ये, एंड द सीएनएस पासेस ऑन टू द मोटर मैसेज। ठीक, आफ्टर दैट टू इनिशिएट क्या? टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ताकि स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराए और क्या हो जाए, जो बेसिकली जो यूरिन है वो पास डाउन हो जाए। सो इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग रिलीज ऑफ यूरिन। एंड द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन को ही हम बोलते हैं मिक्चुरेशन, एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है बच्चे लोग। एंड एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट, अगर एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो ये क्या एक्सक्रीट करते हैं ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन ये पर डे क्या करते हैं? एक्सक्रीट आउट करते हैं। सो यूरिन फॉर्म इज अ लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड। यूरिन जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है? लाइट येलो कलर का वाटरी फ्लूइड है विच इज स्लाइटली एसिडिक। पीएच कितना होता है? 6 एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, और एक स्मेल भी होता है। ठीक है ना। सो ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। कितना? 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है हर दिन। सो वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। Analysis of urine help in clinical diagnosis of many metabolic disorder as well as malfunctioning of kidney। मतलब यूरिन जैसे होता है ना, कुछ किसी भी तरह का बीमारी हुआ यूरिन टेस्ट कराते हैं, मतलब किसी भी तरह का नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम में। तो यूरिन टेस्ट से बहुत सारी चीजों को डायग्नोज किया जा सकता है। ठीक है, ऑफ किडनी। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, अगर किडनी यूरिन में ग्लूकोज का प्रेजेंस है तो ग्लूकोज यूरिया हो जाता है। कीटोन बॉडीज है तो कीटोन यूरिया हो जाता है। यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है बच्चों। सो ये सारे थे आपके पॉइंट्स। नाउ रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में दूसरे ऑर्गन का क्या रोल है? लेट्स सी। So other than kidney, lungs, liver and skin also help in elimination of excretory waste। मतलब अगर हम बात करें तो किडनी के अलावा जो लंग्स, लीवर, स्किन है वो किसमें हेल्प करते हैं? एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। एक्सक्रीटरी वेस्ट के एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं। सो आवर लंग रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। हमारा लंग बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ CO2 रिमूव करता है ना, तो वो भी तो एक एक्सक्रीट आउट ही कर रहा है। तो 18 लीटर पर डे हमारे किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रहा है, और बाकी अदर भी हैं जो रिमूव कर रहे हैं वेस्ट मटेरियल को। एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। ठीक है बच्चों। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड, आपको पता है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। सिक्रीट क्या? बाइल। बाइल सिक्रीट करता है कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, कोलेस्टेरॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन्स एंड ड्रग। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास आउट अलोंग विद डाइजेस्टिव वेस्ट। ठीक है। नाउ द स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड, ये क्या? स्वेट रिलीज करते हैं, स्किन में प्रेजेंट है, कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस जैसे कि थ्रू देयर सिक्रीशंस। अपने सिक्रीशन से बहुत सारे सब्सटेंस, एक्सेस वाटर है तो स्वेट के थ्रू भी रिलीज हो जाता है। तो स्वेट प्रोड्यूस बाय स्वेट ग्लैंड इज अ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग क्या? NaCl। ठीक है, सॉल्टी। अगर आप कभी पसीना चखे होगे, आई डोंट थिंक सो, लेकिन हाँ कुछ लोग चखे होंगे, तो पसीना का टेस्ट नमकीन होता है ना। सो यही बात लिखा गया, उसमें क्या होता है? NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी होता है, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा रिमूव होता है। तो अलग ऑर्गन भी हैं जो एक्सक्रीशन में पार्ट लेते हैं। थ्रू द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट अ क्या? cooling effect on the body surface, and it also help in the removal of some of the waste mentioned above. Now sebaceous gland eliminate certain क्या? सब्सटेंस जैसे कि स्टेरॉल हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, वैक्सेस हो गए, थ्रू क्या? सीबम। दिस सिक्रीशन प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग ऑफ द
स्किन, ये जो सिक्रीशन है। एंड डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू। सलाइवा के थ्रू भी क्या होता है, एलिमिनेट होता ही होता है स्मॉल अमाउंट। नाउ बच्चों डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। डिसऑर्डर्स क्या क्या है, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो द माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लेड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। ब्लड में यूरिया डिपॉजिट होते जाएगा, अगर रिमूव नहीं हुआ तो अ कंडीशन इज कॉल्ड यूरेमिया। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, यूरेमिया, विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लेड टू क्या, किडनी फेलियर। इस केस में किडनी फेल भी हो सकता है। तो इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस जिसे क्या बोलते हैं बच्चे लोग, हेमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं, हेमोडायलिसिस। Blood drained from a convenient artery is pumped into dialysing unit after adding an anticoagulant जिसे बोला जाता है हिपैरिन। हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट है, मैंने कल भी बताया था, कल बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था, क्लियर। सो द यूनिट कंटेन अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय अ फ्लूइड जिसे हम बोल रहे हैं डायलाइजिंग फ्लूइड, हैविंग द सेम कंपोजिशन का एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट। सो द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे अलाउ करेगा सब्सटेंस का मूवमेंट, मॉलिक्यूल का मूवमेंट। एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन क्या, डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड जो होता है इसमें एब्सेंट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। दीज सब्सटेंसेस फ्रीली मूव आउट, देयरबाय क्लीनिंग द ब्लड, और ब्लड को क्लीन कर देता है। तो द क्लियर ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी, फिर बॉडी को भेज दिया जाता है थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटीहिपेरिन टू it, and this method is boon for thousands of uremic patients all over the world. Now kidney transplantation is ultimate method in the correction of acute renal failure. किडनी फेल्योर के केस में एक ये भी मेथड है। अ फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर से लिया जाता है किडनी, एंड प्रिफरेबली क्लोज रिलेटिव। और ये जो लिया जाता है ना बच्चों, ऐसे ही नहीं कि किसी का भी किडनी उठा के डाल दिया, क्लोज रिलेटिव होना चाहिए और सेम एज ग्रुप का होना चाहिए, सेम सेक्स का भी होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा होता है बट क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, कंपलसरी है, टू मिनिमाइज द चांस ऑफ रिजेक्शन, ताकि हमारा बॉडी उसको रिजेक्ट ना करे, क्योंकि हमारा बॉडी कोई भी फॉरेन बॉडी आता है तो उसको रिजेक्ट करने का टेंडेंसी रखता है। सो by the immune system of the host. So modern clinical procedure have increased the success rate of such a complicated technique. Now renal calculi क्या है बच्चों? So stone or insoluble mass of crystallized salt, oxalate etc. form within the kidney. किडनी के अंदर ये फॉर्म हो जाएगा, तो रीनल कैलिकुलाई। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी। सो बच्चों इसके साथ ही आपका जो ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये हो गया है खत्म। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का हमने ये वाला टॉपिक भी खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में अनदर टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो अच्छे से पढ़िए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाय एवरीवन, थैंक यू।